सत श्री अकाल जी। एनडीटीवी के स्पेशल शो एनआरआई पंजाब में मैं असीम शर्मा आपका वेलकम करता हूं। शो की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दिल्ली चुनाव में अपनी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में 5 फरवरी को मुख्यमंत्री चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचकर वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाया। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक यानी कि 8 जनवरी तक 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। इलेक्शन नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। और जो डिलीशन और एडिशन चल रही है वो भी फेयर करवाएंगे। आप लोग को उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा? आप लोग इलेक्शन कमीशन हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने पहले देखो, यहाँ पर पहुंचने से पहले हमने वहाँ शिकायत की थी, वहाँ शिकायत नहीं सुनी गई तो उनकी शिकायत लेके यहाँ पर आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से हमें आश्वस्त किया गया है, हमें उम्मीद है कि एक्शन लेंगे और देश का लोकतंत्र जो है वो उनके हाथ में है। तो देश का लोकतंत्र बचाना उनके हाथ में। आप दिल्ली में कैंपेन करेंगे? पूरा जम के करेंगे और आपको बहुत सी बाइट मिलेंगी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और कनाडा में छिपे आतंकी अर्श डाला की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। इन दोनों पर यूएपीए लगाया गया है। क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। एनएसए के बाद खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह पर अब यूएपीए लगाया गया है। यूएपीए को आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि ये वो कानून है जिसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को जांच के आधार पर आतंकवादी भी घोषित किया जा सकता है। अमृतपाल सिंह के साथ ही आतंकवादी अर्श डल्ला पर भी यूएपीए लगाया गया है। अब सवाल ये कि आखिर पिछले 1 साल से जेल में बंद अमृतपाल सिंह पर यूएपीए क्यों लगाया गया? तो हम आपको बता दें कि वारिस पंजाब देश संस्था के पूर्व वित्त सचिव गुरप्रीत सिंह हरीनो की फरीदकोट में पिछले साल अक्टूबर के महीने में हत्या कर दी गई थी। इस केस की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी टीम ने पाया कि तथ्यों के आधार पर सांसद अमृतपाल सिंह और आतंकी अर्श डल्ला इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, जिसके बाद दोनों के खिलाफ यूएपीए लगा दिया गया। यूएपीए 159 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੋ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਸਦਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚਾਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਯੂਪੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਵਿਊ ਆਪਾਂ ਲਈ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ? ਇਹ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਯੂਏਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿਲੇਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਯੂਏਪੀ ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਨਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल कोर्ट ਨੂੰ इंटीमेट करना ਪੈਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਸੀ। हालांकि असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने आरोप लगाया कि अमृतपाल की छवि को खराब करने के लिए ये यूएपीए लगाया गया है। उनका बेटा बेकसूर है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਐਸਏ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਨਐਸਏ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ कि कोई सच्चाई नहीं। तो अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह के परिवार की ओर से 14 जनवरी को नई पार्टी का जो ऐलान होना है वो हो पाता है या नहीं। अमृतपाल पर यूएपीए लगने के बाद इसे क्या होल्ड कर दिया जाएगा, ये भी एक सवाल है। अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से धरना दे रहे किसान रेशम सिंह का निधन हो गया है। दरअसल उन्होंने किसानों की मांगे पूरी न होने से नाराज होकर सल्फास जहर निगल लिया था, जिसके बाद उन्हें पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर गीजर फटने से गुरदयाल नाम के एक किसान के हाथ पैर झुलस गए हैं। अब बात करते हैं पिछले 40 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की, क्योंकि उनके अनशन के बीच कुछ लोग कह रहे हैं कि सिख धर्म में आमरण अनशन की मनाही है। तो क्या डल्लेवाल साहब गलत कर रहे हैं? क्या कहता है सिख धर्म अनशन के बारे में, इस रिपोर्ट में देखें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस लड़ाई को जीतना है। आज हम बात करेंगे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की, जो पिछले 40 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। जी हां, वही डल्लेवाल साहब जो किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं। अब उनकी तबीयत बिगड़ रही है। किसान भाई उनके लिए अरदास कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल साहब के साथ और भी कई किसान डटे हुए हैं। डल्लेवाल साहब का ये अनशन किसानों को फिर से एकजुट कर रहा है। ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान खनौरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं डल्लेवाल साहब का हौसला बढ़ाने। पर इस बीच कुछ लोग कह रहे हैं कि सिख धर्म में तो आमरण अनशन की मनाही है, तो क्या डल्लेवाल साहब गलत कर रहे हैं? क्या कहता है सिख धर्म अनशन के बारे में? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो सुनिए, सिख धर्म में यह तो कहा गया है कि अनशन और आत्मदाह यानी खुद को जलाना जायज नहीं है। सिख धर्म गुरु बताते हैं कि अनशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सिख धर्म में। पर जब बात आती है लोगों के हितों की, किसानों के हक की, तो फिर इसका विरोध भी नहीं होता। अब इस मामले में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह जी ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही सिख धर्म में भूख हड़ताल की कोई अवधारणा नहीं है, पर यह देखकर बड़ा दुख होता है कि जो किसान सबका पेट भरता है, आज उसे अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। यानी ज्ञानी रघबीर सिंह ने भी डल्लेवाल साहब के अनशन को गलत नहीं ठहराया। अब थोड़ा इतिहास पर नजर डालते हैं। आमरण अनशन का सिख धर्म में भले ही कॉन्सेप्ट ना हो, लेकिन ऐसे कदमों की मिसालें जरूर मिलती हैं। 1920 में सेवा सिंह ठीकरीवाला ने जेल में भूख हड़ताल की थी। भगत सिंह के साथी जतिन दास ने भी 63 दिनों तक अनशन किया और शहीद हो गए। इसके अलावा दर्शन सिंह फेरूमान, मास्टर तारा सिंह और संत फतेह सिंह जैसे नेताओं ने भी अनशन के जरिए अपनी बात रखी थी। ये दिखाता है कि जब बात अधिकारों की आती है तो सिख समुदाय हमेशा मजबूती से खड़ा रहता है। डल्लेवाल का यह अनशन सिर्फ एक इंसान का संघर्ष नहीं है, बल्कि एक पूरी कौम की पुकार है। सवाल ये नहीं है कि ये अनशन धर्म के खिलाफ है या नहीं, सवाल ये है कि कब तक किसानों को अपनी आवाज सुनाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद नए पीएम की रेस में एक नाम भारतवंशी अनीता आनंद का भी है, जिनका अपने पंजाब से भी खास कनेक्शन रहा है। अगर वो पीएम बनती हैं तो वाकई पूरी दुनिया में रहने वाले पंजाबियों के लिए ये गुड न्यूज होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। अब दुनिया भर में इस बात की चर्चा है और सबके मन में सवाल है कि अब अगला पीएम कौन होगा। जैसे ही ये खबर सबके सामने आई, ट्रूडो के इस्तीफे के कई मायने निकाले गए। भारतीयों ने तो जमकर भड़ास भी निकाली। ऐसा हो भी क्यों ना, कई महीनों से कनाडा के रिश्ते भारत से तनाव में हैं।
ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अगला पीएम कौन होगा, इस रेस में कई नाम शामिल हैं, लेकिन कनाडा की राजनीति में अनीता आनंद का नाम इन दिनों चर्चा में है। जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाने के बाद अब वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है। आइए जानते हैं उनके जीवन, करियर और राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से। कौन है अनीता आनंद? अनीता आनंद भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता और वकील हैं, जो कनाडा की राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन चुकी हैं। जस्टिन ट्रूडो सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। हाल ही में उनका नाम कनाडा के संभावित प्रधानमंत्री के तौर पर चर्चा में है। वर्तमान में वो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की कैबिनेट में राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अपनी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की कुशलता के कारण वो प्रधानमंत्री पद की संभावित दावेदार की रेस में शामिल हैं। अनीता आनंद का जन्म 20 मई 1967 को कैंटविले, नोवा स्कोटिया, कनाडा में हुआ। उनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। पिता एसवी आनंद दक्षिण भारत से थे और एक चिकित्सक थे, जबकि उनकी मां सरोज राम भारतीय मूल की एक एनेस्थीजियोलॉजिस्ट थी। उनके माता पिता 1960 के दशक में कनाडा चले गए थे। अनीता आनंद की शिक्षा की अगर बात करें तो क्वींस यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की है, डलहौजी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली है। आपको बता दें कि शिक्षा के दौरान उन्होंने कानून और प्रशासन में भी विशेष ध्यान दिया है। अनीता आनंद के अपने करियर की शुरुआत एक वकील और प्रोफेसर के रूप में की। वो टोरंटो विश्वविद्यालय में कानून की प्रोफेसर रही। उनकी एक्सपर्टीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नियम कानूनों में है। अनीता आनंद के निजी जीवन के बारे में बात करें तो उनकी शादी जॉन से हुई है, जो एक प्रोफेसर हैं, और उनके 4 बच्चे भी हैं। 2019 में उन्होंने ओकविले से सांसद का चुनाव जीता। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की सरकार में शामिल हुई। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की संभावनाओं के बीच वो लिबरल पार्टी में सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है। यदि वो प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वो कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री हो सकती हैं। उनकी भारतीय पृष्ठभूमि और प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे रखती है। अनीता आनंद का नाम भारतीय मूल के लोगों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता से कनाडा की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। यदि वो प्रधानमंत्री बनती हैं, तो ये न केवल कनाडा बल्कि वैश्विक स्तर पर एक ऐतिहासिक कदम होगा। अब आपको मिलवाते हैं श्री राम के एक ऐसे नन्हे भक्त से जो पंजाब के फाजिल्का से दौड़ते दौड़ते अयोध्या पहुंच गए, वो भी प्रभु श्री राम से मिलने। इस मासूम का कहना है कि खुद श्री राम ने इन्हें बुलाया है। आप खुद देखें ये स्पेशल रिपोर्ट। नन्हे कदम लेकिन हौसलों में है दम। शक्ति है प्रभु श्री राम की और बजरंगी है संग। 6 साल की उम्र में 1100 किलोमीटर की दौड़, वो भी प्रभु श्री राम की एक झलक पाने को। वाकई ये खबर जिसने भी सुनी उसका रोम रोम पुलकित हो गया। इनसे मिलिए, ये है 6 साल के मोहब्बत, जो पंजाब के फाजिल्का से दौड़ते दौड़ते पहुंच गए हैं अयोध्या। मोहब्बत ने एनडीटीवी को बताया कि भगवान श्री राम इनके सपने में आकर बोले कि हमसे मिलने आओ। फिर क्या था, मोहब्बत भी चल दिए अपने प्रभु श्री राम से मिलने। कि सपनों में आए थे भगवान राम जी? जी। क्या आपको सपना क्या आया था? सुंदर दिख रहे थे मुझे। अच्छा, भगवान जी सुंदर दिख रहे थे। तो क्या ऐसा कुछ आया कि आप मंदिर अयोध्या आओ, या फिर आपने सोचा? राम जी ने बोला था। जो से बताओ। राम जी ने बोला था। क्या बोला था? कि मेरे पास अयोध्या। मेरे पास अयोध्या आओ। अरे वाह! तो आपने मंदिर जाने का और मंदिर जाके अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद अपने प्रदेश पंजाब के जो युवा नशा कर रहे हैं, उस नशा के खिलाफ आशीर्वाद की नशा मुक्त हो जाए हमारा परिवार, हमारा पंजाब, ये आशीर्वाद लेने जा रहे हैं प्रभु से। अच्छा, ठीक है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। मोहब्बत नाम का ये बच्चा इसी तरह 55 दिन से दौड़ लगाता हुआ 1100 किलोमीटर की दूरी तय करके पंजाब के फाजिल्का जिले से रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन को पहुंचा है। वैसे मोहब्बत की उम्र तो अभी खाने और खेलने की थी, लेकिन एक दिन उसको सपना आया कि अयोध्या जाना है, जिससे उसने अयोध्या जाने और पंजाब में नशे के विरुद्ध संदेश के लिए अपनी एक कठिन यात्रा शुरू की।
55 दिनों में उसने 1100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। वैसे तो अयोध्या में पिछले साल 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से ही पूरे देश विदेश से लोगों का आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। कोई हवाई जहाज से आ रहा है तो कोई वंदे भारत जैसी ट्रेनों और बसों से आ रहा है। इसी बीच 6 साल का मासूम मोहब्बत पंजाब के फाजिल्का जिले से पैदल दौड़ता हुआ 55 दिन की यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचा। आप पंजाब से चल के अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या है? मोहब्बत। आपके पिताजी का क्या नाम है? रिंकू। और आपकी माताजी का नाम? रितु। आप कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब से। और आप क्या सोच के निकले हैं? मैं नशे के खिलाफ और राम जी का भक्त हूँ। अच्छा, तो क्या सोचा कि पैदल चल के भगवान राम के दर्शन करेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो आप तो बहुत खुशी की बात है कि आप अयोध्या पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मोहब्बत की मुलाकात होगी और सीएम योगी मोहब्बत का स्वागत करेंगे। इस बच्चे के जज्बे को एनडीटीवी इंडिया भी सैल्यूट करता है। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव, एनडीटीवी इंडिया। दुनिया ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਇसी ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਨਈ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।